हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू वीडियो आपके अपने फेवरेट चैनल एमए स्टडी में। चलिए, आज का टॉपिक हम लोगों का है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। दैट मींस डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं। यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला नंबर में क्या दिया हुआ है डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। मतलब क्या बोला गया है कि जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वह चेंज नहीं करता है व्हेन जब रो आर चेंज इनटू कोरस्पोंडिंग कॉलम। मतलब क्या बोला गया है कि यदि डिटर्मिनेंट आपको दिया गया हो और डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर बात? रो को कॉलम, कॉलम को रो में इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो अनचेंज होता है। जिससे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा, लेट सपोज हम लोग चल रहे हैं, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू a1, b1 एंड क्या दिया हुआ है c1। अब इसके बाद आपको दूसरे रो में दिया गया a2, b2 और c2, फिर दिया गया है a3, b3 एंड c3। मैंने क्या बताया था कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए, कोरस्पोंडिंग मतलब संगत। देखिए, पहले रो को पहले कॉलम में चेंज कर दिया जाए a1, b1 और क्या c1। दूसरे रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया जाए a2, b2 एंड c2। उसके बाद एक तीसरे रो को तीसरे कॉलम में करें a3, b3, c3, मतलब a3, b3 एंड c3। तो अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया गया तो डिटर्मिनेंट के दोनों का वैल्यू आपस में समान होते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? मतलब क्या हुआ कि कोई यदि आपको डिटर्मिनेंट दिया गया हो, उसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में यदि चेंज कर दिया जाए तो उसके वैल्यू में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हुआ? चलिए, दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए, सेकेंड नंबर में क्या दिया गया है कि इफ एनी 2 रो और कॉलम, या तो कोई 2 रो या तो कोई 2 कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी दिए गए डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आर आइडेंटिकल मतलब समान हो। आइडेंटिकल दैट मींस क्या हुआ कि यदि ऊपर 2 है तो नीचे भी 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। मतलब 2 कॉलम या 2 रो आपस में आइडेंटिकल हो जाए, समान हो जाए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वह क्या हो जाएगा? 0 होगा। एग्जाम्पल से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको मैं बोल दूं यहाँ पे, लेट सपोज a1, b1 एंड c1। यहां पर भी दे दिया गया a1, b1, c1 और a2, b2 एंड c2। चलिए, आप लोग बताइए यहां पर क्या दिख रहा है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, a1, a1, b1, b1, c1, c1 दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है? है ना? जब आइडेंटिकल है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्लियर बात? ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट सपोज आपको दिया जाए a1, b1, c1, यहां पर बोला जाए b1, a1, c1 और a2, b2 एंड c2। तो क्या बताइए, a1, b1, c1, यहाँ पे a1, b1, c1 क्या आइडेंटिकल है? नहीं है। उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आइडेंटिकल होना चाहिए। यहाँ a1 है तो यहाँ पर भी a1 ही होना चाहिए, यहाँ b1 है तो यहाँ पर भी b1 ही होना चाहिए, c1 है तो c1 ही होना चाहिए। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर देखिए a1 है, b1 है, तो मतलब बराबर तो नहीं है।
जब बराबर नहीं है तो इसका वैल्यू शून्य नहीं होगा। क्लियर बात? चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। पहला नंबर, दूसरा नंबर एंड तीसरा नंबर। जैसे आपको बोल दिया जाए 8 4 6 उसके बाद 2 5 यहां पर मैंने 8 दे दिया और यहाँ पे 2 3 9 एंड 3। चलिए अब बताइए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। बिना सोल्व किए बता सकते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। देखिए यहां पर पहला रो कॉलम और एक तीसरा कॉलम, देखिए ध्यान से, तो 8 8 2 2 3 3 बराबर है कि नहीं है। जब दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई भी दो रो, लगातार रो की बात नहीं किया जा रहा है, लगातार भी हो सकता है, बिना लगातार भी हो सकता है। कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। इफ एनी टू कॉरस्पेंडिंग रो और कॉलम आर इंटरचेंज, मतलब क्या बोला गया है कि डिटरमिनेंट के कोई भी दो लगातार रो या कॉलम, कॉरस्पेंडिंग मतलब क्रमशः लगातार, तो दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट का जो चिन्ह है वह चेंज हो जाता है, उसका साइन परिवर्तित हो जाता है। यदि प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। क्लियर हुआ? देखिए एग्जांपल समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपको लेट सपोज आपको दिया गया A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 और A3 B3 एंड C3। क्लियर है? अब मैं यहां पर किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। लेट सपोज R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R2 से और R2 को चेंज कर देते हैं किससे, R1 से। तो मतलब क्या हुआ, देखिए यह फर्स्ट रो है सेकेंड रो, R1 एंड R2, तो दोनों लगातार है या नहीं है? तो इनको यदि आपस में इंटरचेंज किया जाए, इंटरचेंज करें मतलब क्या है, R1 चला जाएगा R2 की जगह पर और R2 कहां चला जाएगा, R1 पे। तो इसको R1 पे लिखिएगा A2 B2 एंड C2। उसके बाद R1 है तो R2 में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, और A1 B1 एंड C1। R3 में कोई परिवर्तन नहीं तो A3 B3 एंड C3। जैसे ही दो रो को आपस में इंटरचेंज किया मैंने तो क्या आपको प्राप्त होगा, चिन्ह इसका प्लस था, इसमें क्या लग जाएगा, माइनस। यदि माइनस होता तो इसमें क्या लग जाता, प्लस। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे लेट सपोज 2 3 4 1 2 1 3 5 एंड 4 यह दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, मैं यहां पर कर रहा हूं, चलिए इसको, ये दिया हुआ है C2 और ये दिया हुआ है C3, तो C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो क्या लिख देते हैं, C2 को चेंज करिए C3 से और C3 को चेंज कर देते हैं C2 से। तो क्या आपको प्राप्त होगा, C1 में तो कोई चेंज नहीं है तो 2 1 3। अब तीसरा कॉलम दूसरे में चला जाएगा 4 1 4 4 1 4 और दूसरा कहां चला जाएगा, तीसरे में, तो 3 2 एंड 5। जैसे ही आपने दो लगातार कॉलम को आपस में इंटरचेंज किए तो यह प्लस था, यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस। समझ में आया? मैंने क्या बताया कि कोई भी दो रो, यहाँ पे दो रो था, यहाँ पे दो कॉलम था, किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वह परिवर्तित हो जाता है, किससे, साइन से। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। क्लियर हुआ? दोनों का वैल्यू सेम होगा, बस साइन चेंज होगा। कोई डाउट? लेकिन याद रखेंगे कि दोनों रो कोरस्पेंडिंग होना चाहिए, सक्सेसिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। क्लियर बना? चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिएगा। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो
और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाई के। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट आपको कोई संख्या नंबर से मल्टीप्लाइड हो तो उस नंबर को क्या करना है, देन वी टेक के एज कॉमन अलोंग दैट रो और कॉलम, उस रो के या कॉलम के अलोंग उस नंबर को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। क्लियर बात? समझे? एग्जांपल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। क्या चीज दिया हुआ है, लेट सपोज आपको एक दिया हुआ है के इंटू ए वन, के इंटू ए टू, चले b1 लिख देते हैं, और k इंटू C1। क्लियर है? उसके बाद यहां पर दिया गया a2, b2, C2 और a3, b3 एंड C3। तो बताइए इस डिटर्मिनेंट में जो पहला रो है वह कौन से नंबर से मल्टीप्लाइड है, k से। जब नंबर k से मल्टीप्लाइड है प्रत्येक नंबर, तो k को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन। तो k को बाहर निकाल लीजिए, तो k बाहर चला गया। अब क्या बचेगा, a1, b1, c1 और a2, b2 एंड c2। यहां पर क्या आ जाएगा, a3, b3 एंड c3। क्लियर हुआ? तो ये आपका हो गया आंसर। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाइड हो तो उस नंबर को उसी रो और कॉलम से बाहर निकाल लीजिए कॉमन, और उसको सोल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का वैल्यू सेम होगा। क्लियर हुआ? यदि ऐसा होता, पहला नंबर के, दूसरा नंबर भी के से मल्टीप्लाइड है, लेकिन तीसरा नंबर नहीं है तो के कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। प्रत्येक नंबर में यदि के होगा तभी आप कॉमन निकालेंगे, अदरवाइज कॉमन नहीं निकलेगा। चलिए दूसरा एग्जांपल भी देते हैं। लेट सपोज आपको दिया गया है, जैसे मान लेते हैं 3, 9, 8। उसके बाद यहां पर दिया गया है 4, 8 एंड 12। यहां पर लिख दिया 3, 1 एंड 4। चलिए अब बताइए आप ही लोग, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। यहां पर देखिए 4, 4 गुना क्या, 4 3 12। तो ये भी 4 का फैक्टर, ये भी 4 का फैक्टर। तो इनमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 4, क्योंकि यह आपका जो रो दिया हुआ है, यह रो या कितने से मल्टीप्लाई है, 4 से। तो इसमें से यदि 4 कॉमन निकालिएगा तो बताइए पहले और दूसरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले और तीसरे को लिख देते हैं 3, 9 एंड 8। अब दूसरे में से 4 कॉमन निकाले, 4 कॉमन निकाले तो यहां बच गया 1, यहां बच गया 2 और यहां बच गया आपका 3। तीसरे रो में कोई चेंजिंग नहीं, तो क्या हो गया 3, 1 एंड 4। क्लियर बा? चलिए अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाइड होता है या तो एक कॉलम में मल्टीप्लाइड होता है। देखिए जैसे 4 था तो सिर्फ किसमें मल्टीप्लाइड था, सेकेंड रो में। यहां पर क्या था, सिर्फ किसमें मल्टीप्लाइड था, पहले रो में। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था, यदि कोई नंबर से मल्टीप्लाइड करते थे तो वह नंबर मैट्रिक्स के प्रत्येक रो और कॉलम में मल्टीप्लाइड होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाइड होता है। क्लियर है? था कोई डाउट इसमें नहीं? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोला जा रहा है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, मतलब कि सभी एलिमेंट किसी रो या कॉलम आर 0, मतलब कोई डिटर्मिनेंट दिया क्या हो, डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे समझेंगे एग्जांपल, आपको लेट सपोज 0, 0, 0, 1, 2, 4 और 5, 1, 3 आपको दिया गया एग्जांपल। बताइए इस डिटर्मिनेंट में
आपका पहला रो जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, उसके प्रत्येक एलिमेंट शून्य है कि नहीं है। जब शून्य है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे बोला क्या था कि कोई रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पर। चलिए एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे लेट सपोज आपको दिया गया है 3 0 2 1 0 4 5 0 एंड 1। तो बताइए यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है कि सेकेंड कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट क्या दिया हुआ, शून्य है, मतलब डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा। आपको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको तोड़कर देख सकते हैं। जैसे तोड़िएगा तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। जब कोई डाउट नहीं है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है जी। चलिए सभी लोग फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। हो गया सभी लोगों का। चलिए तो देखते हैं अगला प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी नंबर 6। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी रो और कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट इज द सम ऑफ टू टर्म, मतलब दो टर्म के सम के रूप में हो, योगफल के रूप में हो, एडिशन के रूप में हो, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस। तो हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करते हैं, तोड़ते हैं एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में, एडिशन के रूप में। फिर से समझिए, डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म के सम के रूप में दिया जाओ। क्या दिया जाए, देखिए सम ऑफ टू टर्म, दो टर्म के योगफल के रूप में हो, तब हम लोग डिटर्मिनेंट को भी क्या लिखेंगे, द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट के सम एडिशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल नंबर 1 क्या दिया गया, लेट सपोज लैम्डा इनटू a1, लैम्डा इनटू b1 और लैम्डा इनटू c1 ये दिया हुआ है। चलिए एक तो मल्टीप्लाइड हो गया, हम लोग एडिशन के रूप में लिखना है, सम है, तो लैम्डा प्लस a1, लैम्डा प्लस a2, लैम्डा प्लस a3 आपको दिया गया है। चलिए दूसरा में b1 और सॉरी a2, b2 एंड c2 यहाँ पर दिया गया है a3, b3 एंड c3। अब देखिए यहाँ पर बताइए आप ही लोग कि जो पहला रो दिया हुआ है, देखिए प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म के योगफल एडिशन के रूप में है या नहीं है ना। तो देखिए बोला गया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द सम ऑफ टू टर्म, दो टर्म के सम के रूप में हो, तब हम लोग डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करते हैं, वो भी सम के रूप में होना चाहिए। चलिए देखते हैं, दूसरे और तीसरे रो में तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो मैं दूसरे और तीसरे को लिख देता हूं। क्या दिया हुआ है, a2, b2, c2। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a3, b3 एंड c3। एक टर्म यहाँ पर भी लिख दीजिए, a2, b2, c2, a3, b3 एंड c3। अब परिवर्तन किसमें होना है, पहले रो में। तो देखिए पहले मैट्रिक्स में, पहले डिटर्मिनेंट में जो पहला नंबर दिया हुआ है उसको लिखिए। क्या दिया, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो यहाँ लैम्डा लैम्डा एंड लैम्डा। अब दूसरे डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, तो दूसरा नंबर दिया है a1, a2 एंड a3, तो क्या बन जाएगा a1, a2 एंड a3। क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब यहां तक तो क्लियर हुआ, कोई डाउट है किसी को नहीं। तो देखिए दो टर्म के योगफल के रूप में होगा, तो उसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि यह लैम्डा का वैल्यू आपस में हमेशा समान हो, अलग अलग भी हो सकता है। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लेट सपोज a1,
A2 A3, यहाँ पर लिखा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 प्लस B1 B2 एंड B3, उसके बाद दिया गया है C1 C2 एंड C3। चलिए अब यहाँ पर देखिए और बताएं, जो सेकेंड कॉलम आपको दिया गया है वह दो टर्म के एडिशन के रूप में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो उसको अलग अलग एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा देखिएगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस का सिंबल लेंगे। अब बताइए पहले और तीसरे कॉलम में कोई परिवर्तन है? नहीं है। तो पहले और तीसरे कॉलम को लिखते हैं A1 A2 A3 C1 C2 C3। तो A1 A2 A3 C1 C2 C3, यहाँ पे A1 A2 A3 C1 C2 एंड क्या बन गया C3। चलिए अब देखिए जो सेकेंड कॉलम दिया हुआ है इसमें जो आपको पहले स्थान पर दिख रहा है उसको पहले कॉलम में लिखिए और दूसरे वाले को दूसरे स्थान पर लिखिए। तो बोले लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, पहले डिटरमिनेंट में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और दूसरे स्थान पर B1 B2 एंड क्या जवाब B3। यहाँ पे लिख देते हैं B1 B2 एंड B3। क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? तो चलिए अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। चलिए देखते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स above or below the main diagonal consist of 0, मतलब क्या हुआ कि दिए गए डिटरमिनेंट के मेन डायगोनल के ऊपर या नीचे प्रत्येक एलिमेंट यदि शून्य हो जाए, क्लियर हुआ, तब क्या होता है देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। तो जो मेन डायगोनल एलिमेंट होता है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी एग्जांपल देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए मैंने क्या बोला था, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में यहां पर समझेंगे ये आपका क्या दिया हुआ है डायगोनल, क्लियर बा। अब उसके बाद क्या होगा देखेंगे, समझिएगा। ये आपका मेन डायगोनल हो गया। यहां पर आपको जो एलिमेंट दिया हुआ है ऐसे दिया रहेगा। देखिए पहला एलिमेंट मान लेते हैं आपको क्या दिया हुआ है 2, क्लियर है। उसके बाद 0 0, यहां पर दिया गया है 3 4 5, क्लियर है। उसके बाद आपको दिया गया है 2 1 एंड 3। तो देखेंगे एग्जांपल, आपको डिटरमिनेंट दिया गया है, डिटरमिनेंट का मेन डायगोनल नहीं होगा। तो बताइए अब क्या दिया गया है, यहाँ पर इससे 2 0 0 3 1 0 और उसके बाद दिया है 2 1 एंड 5। तो अब आप लोग बताइए यहाँ पर देखिए ये मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट है सबके सब क्या है शून्य। देखिए इफ ऑल द एलिमेंट्स एबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे, द मेन डायगोनल के ऊपर या नीचे कंसिस्ट ऑफ 0, प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तब इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। मतलब क्या है, मेन डायगोनल एलिमेंट के अंदर जितनी भी संख्या है सबके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 10। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल आपको मैं यहाँ लिख दूं, एक क्या है मेन डायगोनल, जैसे मैं लिख दूं 3 2 1 0 4 1 0 0 एंड 3 दिया हुआ है। तो अब आप लोग बताइए ये आपका मेन डायगोनल के नीचे प्रत्येक एलिमेंट क्या है शून्य है। तो मतलब क्या हुआ, इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा इसके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर 36। क्लियर हुआ। यदि ऐसा होता है कि नीचे का एलिमेंट शून्य हो
और ऊपर का भी एलिमेंट शून्य हो तो भी डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा उसके मेन डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर बात? कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। तो चलिए अब हम लोग अगला नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। यह काफी इंपोर्टेंट है। ऑलमोस्टली जितने भी न्यूमेरिकल आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सोल्व किया जाएगा सभी न्यूमेरिकल इसी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होगा। ऐसा प्रोसेस हम लोग मैट्रिक्स में भी कर चुके हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो चेंज नहीं करेगा व्हेन एनी रो एंड कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय। मतलब क्या हुआ कि डिटरमिनेंट के कोई एक रो या एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे नंबर में जोड़ा या घटा, दूसरे रो में या कॉलम में जोड़े या घटाए तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हुआ? देखिए फिर से, डिटरमिनेंट के किसी एक रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरे रो में जोड़ दीजिए या घटा दीजिए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। एग्जांपल से समझेंगे। हम लोग मैट्रिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको दिया हुआ है पहला नंबर, लेट सपोज A1 B1 C1, यहां पर दिया गया है A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3। अब करते क्या है, देखिए यहां पे समझिएगा, यह कौन सा रो है R1, यह आपका हो गया R2 और यह हो गया आपका R3। हम लोग करते क्या है, अब समझिएगा, मान लेते हैं कि दूसरे रो में आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो R2 हो गया और उसको ऐड कर देते हैं किसमें, R1 में। किसी एक रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक रो में नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे रो में ऐड करना है तो ऐड कर दिया और जिसमें ऐड कर रहे हैं उसी में लिख देते हैं हम लोग। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, अब क्या बन जाएगा, चेंज किसमें होना है, R1 में। कैसे लिखेंगे, R1 में जोड़ेंगे R2 में 4 से गुणा करके, तो R1 का वैल्यू क्या है A1 प्लस दूसरे में 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए तो 4 into A2 हो गया। अब यहां पर देखिए B1 प्लस आप 4 से मल्टीप्लाई करिए दूसरे रो में B2, फिर तीसरा यहाँ पे C1 प्लस इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए C2। कोई डाउट? अब दूसरे और तीसरे में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ किसमें परिवर्तन करना था, R1 में। R2 और R3 को सेम लिख दीजिए तो A2 B2 C2 और यहां पे आ गया A3 B3 एंड C3। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। तो यहां से आपका प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट कंप्लीट हुआ। इसी टोटल प्रॉपर्टीज पे आपका डिटरमिनेंट का A to Z न्यूमेरिकल सोल्व किया जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर है? जब कोई डाउट नहीं है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए सभी लोग फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।